हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एमिशंस गैप रिपोर्ट ऑफ 2022। अगर हम एनवायरनमेंट के सेक्शन की बात करते हैं तो एमिशन गैप रिपोर्ट आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी इसका डेटा है, जो भी इसके की फाइंडिंग्स हैं, वो आपके एनवायरनमेंट के सेक्शन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। वहां से आप डेटा उठा के आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, जो कि काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 10:15। जीके का सेशन डिस्कस किया जाता है 3 PM। एप्टीट्यूड सेशन एट 6 PM। करंट अफेयर्स इशू जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 3 PM। एंड 10 MCQ रिविजन आपकी चल रही है, दैट इज एट 9 PM। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम एमिशन गैप रिपोर्ट की बात करते हैं तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है, दैट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्होंने एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया है। अब इसका टैगलाइन क्या है, दैट इज क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। अब देखिए, कहीं आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है कि आपसे सीधा वो क्या करेंगे, मोटो पूछ लेंगे, डायरेक्टली उसका थीम पूछ लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए दैट इज क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटीज, राइट। सो दिस इज द 13th एडिशन। ना आपको देखने को मिला होगा कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट में वो पूछ सकते हैं कि ये जो 2022 की रिपोर्ट है ये कौन सा एडिशन है। तो याद रखना है ये 13th एडिशन है ऑफ द यूएनईपी एमिशंस गैप रिपोर्ट। ये करता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एमिशन गैप की बात करते हैं, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट असेसेस द गैप बिटवीन एंटीसिपेटेड एमिशंस इन 2030 and levels consistent with the 1.5 degree Celsius and 2.5 to 2 degree Celsius targets of the Paris Agreement। अब यहाँ पर हम anticipated emissions, अगर हम पेरिस अग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, जो हमारे हमने कमिटमेंट्स की हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो भी हम कितनी एमिशंस करेंगे बाय 2030। अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को देखते हैं और 2.2 डिग्री सेल्सियस को देखते हैं, उसके तहत हम एमिशंस कितनी एमिट करेंगे, एंटीसिपेटेड एमिशंस। उस गैप को कहा जाता है दैट इज एमिशन गैप। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं, अगर हम डार्क ब्लू की बात करते हैं, टू रीच लेस देन 2 डिग्री बाय 2100, आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करते हैं और टू रीच लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, तो आपको ये देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर गैप की बात करते हैं, जो आपको डार्क ग्रे कलर का दिख रहा है, तो एंटीसिपेटेड हमारी क्या है, हम एमिशंस इतनी करेंगे अगर हम अपनी कमिटमेंट्स भी फुलफिल करते हैं, तब भी आपको ये गैप जो देखने को मिल रहा है, इसको कहा जाता है दैट इज एमिशन गैप। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। दिस इज एमिशन गैप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमिशन गैप होता ही क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यूएनईपी के बारे में पढ़ लेते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूएनईपी क्या है, इट इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 जून 1972। याद रखना है ये कब फॉर्म हुई है, 1972 में। इसके मेन फंक्शंस क्या है, इट सेट्स द ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा एंड प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। यहाँ पर मकसद क्या है इसका, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमने क्या करना है, कम करना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अपना फोकस होना चाहिए, राइट। इसकी मेजर रिपोर्ट्स क्या है, एक तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और भी बाकी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ये भी इसकी रिपोर्ट्स हैं। मेजर कैंपेन्स जो इन्होंने चलाए हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक UN 75 है और एक बीट द पोल्यूशन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वाइल्ड फॉर लाइफ भी इनका एक इंपॉर्टेंट कैंपेन है। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स आपको नायरोबी, कीनिया में देखने को मिलते हैं। डन। अब देखते हैं इसकी की फाइंडिंग्स क्या रही हैं, जो आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज द टॉप 7 एमिटर्स। जो टॉप 7 एमिटर्स हैं, जिसमें आपको चाइना,
EU 27, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया और यूएसए देखने को मिलेंगे। प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो है इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द ग्लोबल GHG एमिशंस। सो आप देख सकते हैं अराउंड आधे से भी ज्यादा ये टॉप 7 एमिटर्स हैं जो कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हुए दिखेंगे, right? So for these countries, the GHG emissions rebounded in 2021, exceeding the pre-pandemic levels of 2019. अब देखिए जब पैंडेमिक हुआ था तो लॉकडाउन लग गया था। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, जो एमिशन है वो काफी कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो प्री पैंडेमिक एमिशंस थे उससे भी ज्यादा एमिशंस आपको 2021 में देखने को मिली है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टॉप 7 एमिटर्स हैं दे कंट्रीब्यूट अबाउट 55% ऑफ द ग्लोबल GHG एमिशंस। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो G20 कंट्रीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द GHGs एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। आप देखिए जो G20 मेंबर्स हैं वो मेंबर्स सारे ही कौन से हैं, या तो वो डेवलप्ड हैं या फिर वो डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलते हैं। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ही सबसे ज्यादा एमिट करती हुई दिख रही हैं। सो अराउंड 20 मेंबर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 75% ऑफ द GHG emissions एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम G20 की बात करते हैं तो G20 में आपको ये सारे नेशंस देखने को मिलेंगे जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। सो G7, G8 एंड G20। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 3। उन्होंने कहा है द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा GHG emissions was 6.3 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इन 2020। सो आप देख सकते हैं जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा GHG emissions हैं वो कितनी है, 6.3। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो ये पर कैपिटा हमारा GHG emissions है वो काफी कम है कंपेयर टू, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो एवरेज 6.3 गीगा टन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द गोल्स set forth in the Paris Climate Agreement adopted in 2015 with no credible pathway to 1.5 degrees Celsius in place। अब उन्होंने कहा जो पेरिस एग्रीमेंट में जो भी कमिटमेंट्स की गई थी हर कंट्री के लिए वो कंट्रीज जो हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, और हम कहीं भी आसपास भी नहीं है कि अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से उसको कम कर पाएंगे। अगर हम वो कम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो आपकी हीट वेव्स हो या फिर ड्रॉट्स हो या फिर वाटर स्ट्रेस हो। अगर आप रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो हीट वेव्स हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा होती हुई दिखेगी, और ये जो हीट वेव्स हैं वो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करेंगे, दैट इज चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे इससे इफेक्ट होंगे। तो ये हीट वेव्स क्यों हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट्स की थी हम उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है और आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। डन। सो अब रिकमेंडेशंस क्या हैं उसको उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या है, द वर्ल्ड नीड्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज बाय अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ओवर द नेक्स्ट 8 years। अगर आगे आने वाले 8 सालों में हमने अनप्रेसिडेंटली इसको केटर नहीं किया तो आपको क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा होता हुआ दिखेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज चाहिए जो कि हम अकोमोडेट कर पाए, सस्टेनेबली डेवलप कर पाए अपनी कंट्री को। सो वी नीड एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज इन हेवी इंडस्ट्री to reverse the rise of carbon intensity in the steel production. So one way is this, we can use the alternative technologies. Next है that is urgent transformation is needed to deliver the enormous cuts needed to limit GHG emissions. अब देखिए जो GHG emissions हैं अगर हमें उसे कट करना है तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास R&D के लिए पैसा है,
उनके पास हायर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से वो GHG एमिशंस को कम कर सकते हैं। और ऐसे ही जो मॉडल्स हैं वो कहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, दैट इज इन दी डेवलपिंग कंट्रीज। सो यहाँ पर फंडिंग की जो बात है, वो जो फंडिंग है वो एक हमेशा बोन ऑफ कंटेंशन रहती है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो यहाँ पर ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको कम करने की बात करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है दी अनकंडीशनल एंड कंडीशनल NDCs, जो आपके नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो जो है अगर हम उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको क्लाइमेट चेंज काफी होता हुआ दिखेगा। सो जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिन्होंने कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। So these are some of the recommendations. Now, what are the initiatives that have been taken by India to reduce the emissions? So आप जितनी भी आप देख सकते हैं जो भी स्कीम्स हमारी चलती हैं तो वो सारी स्कीम्स आप इसमें लिख सकते हैं। So अगर हम भारत स्टेज 6 की बात करते हैं, हमने 4 से सीधा कहाँ पर जंप किया है, दैट इज 6 में किया है। दिस इज वन वे वी कैन रिड्यूस द एमिशंस। नंबर 2 आता है दैट इज उजाला स्कीम। सो उजाला स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी स्कीम्स हैं दैट आर रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करने के लिए जो भी स्कीम्स चलाई हैं वो आप सारी केटर कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे ही अगर हम देखते हैं जो NAPCC है दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें आपको 8 कैटेगरीज में मिशंस देखने को मिलते हैं जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही एथेनॉल ब्लेंडिंग जो की गई है 2025 तक हमने अचीव करनी है। और जो भी COP26 में इंडिया के अपडेटेड NDCs हैं उसमें भी हम इजाफा होता हुआ दिखेगा, राइट। सो COP26 जो ग्लासगो में हुई थी वहां पर हमने जो अपडेट किए थे अपने NDCs वो भी आप याद कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन बाय India itself, right? So this was it. This was the holistic coverage of emission gap report. I hope you like the lecture. Thank you very much.